नमस्कार। अगर किसी छोटे देश से पूछा जाए कि तुम किसके साथ हो, अमेरिका या फिर चीन, इजराइल या फिर फिलिस्तीन, तो सबसे समझदार जवाब पता है क्या होगा? मैं अपने अस्तित्व के साथ हूँ। सोचिए, आज की दुनिया में युद्ध अक्सर महाशक्तियां शुरू करती हैं, लेकिन उसकी आग में सबसे पहले छोटे देश ही जलते हैं। यूक्रेन को आप अगर देखेंगे तो निर्णय वॉशिंगटन और मॉस्को में हुए, लेकिन तबाही किसकी कीमत किसने झेली? कीव ने चुकाई थी। और आप गाजा में भी देख लीजिए, शांति की योजनाएं आप न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में बन रही हैं, जो ना युद्ध चाहते हैं और ना पक्षपात चाहते हैं। बस क्या चाहते हैं? जिंदा रहना चाहते हैं। आज न्यूजीलैंड जैसे देश ये कह रहे हैं कि महाशक्तियों की लड़ाई में कोई मुफ्त भोजन होता ही नहीं है। ये हम सब जानते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी एक कहावत है। और पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो फंसे हुए हैं, एक तरफ अमेरिका के दबाव में और दूसरी तरफ अपने देश की ही जनता के दबाव में। इस पूरी कहानी को आज हम समझेंगे कि जो आज का सवाल है वो ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। आज का असली सवाल ये है कि जब महाशक्तियां शतरंज खेलती हैं, तब छोटे देश खुद को मोहरा बनने से कैसे बचाते हैं। और आज हम इस लेक्चर में इसी सब बातों का सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ट्रम्प वांट्स पाकिस्तान सोल्जर्स इन गाजा, आसिम मुनी ट्रैप्ड। अब यहाँ पर देखिए, अचानक से आपने देखा कि मिस्टर ट्रम्प ने, जो खुद को हमेशा से लीडरशिप की क्वालिटीज़ के साथ हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अचानक से कहना शुरू किया है। उन्होंने लंच पे आसिम मुनीर को बुलाया है, और ये आसिम मुनीर कौन है इनको समझेंगे। और ऐसी क्या अचानक से उनको ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि वो इतना पाकिस्तान को कुछ खास लाइक तो करते नहीं, मिस्टर ट्रम्प या फिर आसिम मुनीर को या वहाँ के पीएम इत्यादि को इतना कोई खास लाइक नहीं करते। तो अचानक से उनको ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि उनको लगता है कि गाजा पट्टी में अगर इनकी सेना वहां पर जाएगी तो ज्यादा अच्छे से चीजों को सॉल्व कर पाएगी, चीजों को सुलझा पाएगी, रादर देन अनदर देशों के। ठीक है, तो इन सारी कहानी को समझेंगे, क्योंकि मेंस के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पे, कि भाई मुफ्त में लंच कोई नहीं कराता। आप फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज़ याद रखिए कि मुफ्त में कोई लंच नहीं कराता है। देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक। अगर वो आपको लंच कराएं तो बदले में ज़रूर आपसे कुछ एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, चाहे इन अ गुड वे हो चाहे ना बैड वे हो। अब मुद्दा ये आ रहा है कि ट्रंप ने जो डिमांड की है आसिम मुनीर से, पाकिस्तान के वो जो है उनसे जो है डिमांड की कि अपने सोल्जर्स आप गाजा में भेजिए, तो इसके पीछे जनता कितनी नाखुश है पाकिस्तान की, वो भी देखना होगा। और पाकिस्तान की जनता की बात अगर करें तो पाकिस्तान में जो वहाँ के मेन लीडर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा उनके बारे में सोचते नहीं है। वो तो सिर्फ सोचते हैं अपनी छवि के बारे में, सिर्फ सोचते हैं कि कैसे अमेरिका को अपना दोस्त बना लिया जाए, कैसे अमेरिका से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा ली जाए, बाकी चीज़ें भाड़ में गई। आइए, सारी चीज़ों को समझते हुए आज हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, और छोटे देशों की जो रणनीति है वो महाशक्तियों की रणनीति के आगे कैसे छोटी पड़ जाती है, यही हमने समझा कि जब महाशक्तियाँ शतरंज खेलती हैं, तब छोटे देश खुद को मोहरा बनाने से कैसे बचा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जीवित रहना है तो विदेश नीति, यहाँ पर क्या लिखा है, छोटे देशों की जो रणनीति है वो महाशक्तियों की राजनीति और गाजा संकट, जब जीवित रहना ही विदेश नीति बन जाए, क्योंकि रहना है तो उंगली में मुंह देना पड़ेगा, क्योंकि ऑफर भी भाई हमारे डोनाल्ड ट्रंप पापा ने किया है। तो आज की वैश्विक राजनीति का जो मूल सत्य है ना, वो क्या है? कहते हैं कि आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक पंक्ति में समझे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि महाशक्तियां प्रतिस्पर्धा करती हैं, कॉम्पिटिशन करती हैं। आई टोटली अग्री विद दिस। छोटे देश जीवित रहने की रणनीति बनाते हैं। बड़ी बड़ी महाशक्तियां, जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे अमेरिका जैसी अगर हम बात करें, तो वो क्या करती हैं कि वो कंपटीशन करती हैं। लेकिन जो छोटे देश बेचारे जो वहाँ पर उपस्थित हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ सर्वाइवल के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। तो अमेरिका चीन की प्रतिस्पर्धा, रूस यूक्रेन युद्ध हो, और अब गाजा संकट, इन सभी बातों में एक बात बहुत ही कॉमन है, वो है कि फैसले जो होते हैं ना, वो हमेशा बड़े देश लेते हैं। हमने देखा भी है, डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं हमेशा से कि भाई वो युद्ध शांति, उन्हें पीस क्या कहते हैं उसके लिए अवार्ड नवाजा भी गया है, तो इसलिए भी शायद वो खुश होंगे। खैर, मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसी बात से कहते हैं ना, खुश रहने को गालिब ख्याल ही अच्छा है, तो वो ख्यालों में जी रहे हैं, और बड़े फैसले ज्यादातर बड़े देश ही लेते हैं। ठीक है, कीमत अक्सर छोटे देश और मध्यम देशों को चुकानी पड़ती है।
ऑब्वियसली बात है। इसी संदर्भ में न्यूजीलैंड हो चाहे आसियान देश हो और अब पाकिस्तान की स्थिति को भी समझना जरूरी हो जाएगा समय के साथ। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। छोटे देशों की जो प्रैग्मैटिक विदेश नीति है, यानी कि उनको क्या है कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या उनको उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, उनको सिर्फ बेनिफिट से वहां पर आप देखेंगे। अगर छोटे देशों की हम बात करते हैं, जो प्रैग्मेटिक देश कहते हैं कि भावना नहीं बल्कि फायदा देखकर रिश्ते निभाते हैं, यानी कि देश नहीं देखता कि इसको कितना क्या फायदा होगा, पर ये देखते हैं कि भाई अपना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रैग्मेटिक विदेश नीति की अगर बात की जाए तो जिसमें भावनाओं पर नहीं फायदा देखकर बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन होते विशेषज्ञ चेन, ये एक है विशेषज्ञ है IR के, वो चेंग चुइंग क्विक कहते हैं, इसको छोड़ दीजिए, मेन क्या कहते हैं उस पर ध्यान देना है कि बड़ी शक्तियों का जो डीएनए है वो प्रतिस्पर्धा करना है, छोटे देशों का डीएनए अपने अस्तित्व की रक्षा करना है। अपने बिगिनिंग में इसको समझा था। अब आसियान मॉडल से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, आसियान जो देश है उनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि केवल लाइक माइंडेड देशों से नहीं, बल्कि हल्के फुल्के मतलब कि हल्का फुल्का दिमाग लगाने वाले देशों से नहीं, बल्कि सभी से संवाद और सहयोग की संभावनाएं हमेशा रखनी चाहिए। कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर देश को सिर्फ सेलेक्ट करके उनके साथ कैरी फॉरवर्ड ना करके अन्य देशों के साथ भी विचार विमर्श होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, मुद्दा आधारित साझेदारी हो। ठीक है, कोई टॉपिक बेस्ड कोई जो है कॉन्ट्राडक्टरी हो या उस पर बातचीत की जा सके, या फिर लेन देन की बात हो जिसमें दोनों देशों के हित शामिल हो। ठीक है, स्थायी गुटबंदी नहीं होनी चाहिए कि कोई ऐसा परमानेंट गुटबंदी टाइप की नहीं होनी चाहिए कि भाई एक का फायदा हो रहा है दूसरा लॉस में है। यही कारण है कि आसियान ने कोल्ड वॉर 2.0 से खुद को दूरी बनाई, चीन और अमेरिका दोनों से काम लिया और सीधे युद्ध क्षेत्र से बनने से बचा। तो ये क्या है, एक मॉडल हमें बता रहा है कि अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे यूएस जैसे जो देश है वो पाकिस्तान जैसे देशों से सिर्फ वन साइडेड एक उम्मीद रखना चाह रहे हैं, चंद पैसे देके, चंद कुछ फाइटर वगैरह जेट वगैरह खरीद के, तो उनसे खरीद के तो उनको दिखा रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे प्रति कितने समर्थक है, कितने समर्पित हैं, जबकि ऐसा नहीं होना। आसियान मॉडल से हमें सीखना चाहिए कि कैसे दोनों देशों के हित जब तक इन्वॉल्व ना हो तब तक ये वन साइडेड जैसा गुटिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनसे सीख लेनी चाहिए। तो नो फ्री लंच सिद्धांत हमें समझना है कि हर चीज की एक कीमत होती है। ठीक है, महाशक्तियों से मिलने वाली हर मदद के साथ एक प्रॉब्लम आती है, जैसे रणनीतिक कीमत हमें चुकानी पड़ती है। ठीक है, नीतिगत कोई प्रेशर बनाएंगे कि भैया हमने ये पॉलिसी बनाई, अब आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा एंड यू हैव टू फॉलो दिस, क्योंकि हमने तो आपको लंच पे बुलाया है। ठीक है, इसके बाद स्वायत्ता में कटौती करनी चाहिए, ये सब होती है। ये कीमत तभी स्वीकार है जब राष्ट्रीय सुरक्षा सीधे खतरे में, वो कह रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है, यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स है इस टॉपिक को बनाया गया उसमें ऐसा मानना है, न्यूज़पेपर में अलग अलग देशों के न्यूज़पेपर से इन आर्टिकल्स को कलेक्ट किया गया है। ऐसा मानना है कि भाई अगर आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा में हो, जैसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो, तब वो ये वन साइडेड चीजें कर सकता है, क्योंकि उसे अपने राष्ट्र की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना है। लेकिन आर्थिक निवेश, ठीक है, कूटनीतिक समर्थन के लिए अपनी नीति गिरवी रखना छोटे देशों के लिए खतरनाक होता है, और ये अभी समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान को तो वैसे भी समझ नहीं आता, बेड़ा गर्क गया उसका तो खैर। ठीक है, गाजा संकट की अगर बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण की बात की, जो ISF है, ये मैंने आपको जब मैं आपको न्यूज़पेपर एनालाइज करा रही थी उसमें भी मैंने डिटेल में बताया था। यहाँ पर आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। गाजा युद्ध के बाद आप देखेंगे अमेरिका के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो है प्रस्ताव रखा। ये ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना का हिस्सा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। प्रॉब्लम क्या थी, क्यों लाया गया? अरब और मुस्लिम देश सैनिक भेजने से हिचक रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि भाई अगर पाकिस्तान से वो बातचीत करेंगे वहां पर भेजने के लिए गाजा पट्टी पे, क्योंकि पूरे अब दुनिया देशों में आप देखेंगे सबसे अच्छी सेना की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास है। ठीक है, अब डर क्या है कि अमेरिका और इजराइल का सहयोगी दिखेंगे। अगर पाकिस्तान कह रहा है कि अगर मैं सपोर्ट करता हूं तो अमेरिका और इजराइल का सहयोगी दिखूंगा लोगों की नजर में, हमास से सीधा टकरा होगा। भाई सीधे हमास गाजा का तो मुद्दा ही है, आप अगर गाजा का सपोर्ट करेंगे तो हमास को लगेगा कि आप सीधा, भाई समझिए, आप किसी दो देशों के में से एक देश की हेल्प करें तो दूसरे देश को तो लगेगा कि आप मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि आप मेरे दुश्मन की हेल्प कर रहे हैं, राइट? तो अब यहाँ कह रहे हैं ISAF का मैंडेट जो है वो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है कि भाई आखिरकार तुम किस शांति की बात कर रहे हो। दोहा सम्मेलन में 45 देश आए हैं, लेकिन किसी ने भी सैनिक देने की प्रतिबद्धता नहीं जताई है। ठीक है, कतर में
अब यहाँ पर कह रहे हैं, पहले हमें ये समझना है कि आईएसएफ क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि बीच में 20 सूत्रीय ये जो शांति सूत्री जो योजना आई थी उसके बारे में जानना है। इसका उद्देश्य है कि गाजा में युद्ध के बाद सुरक्षा व्यवस्था हो, स्थिरता बनाए रखी जाए। हालांकि इस योजना की रफ्तार बहुत धीमी है, क्योंकि कई अरब और मुस्लिम देश सैनिक भेजने से यहाँ पर हिचक रहे हैं। उनको लग रहा है अगर हम सैनिक भेजेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम हमास के अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उन्हें डर है कि अमेरिका और इसराइल के साथ सहयोग के रूप में सिर्फ दिखाई देंगे तो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अच्छी चीज नहीं है भाई, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की कहीं बात नहीं है ना, तो वो क्यों इस तरीके का सपोर्ट करें, राइट। आईएसएफ के जो मैंडेट हैं उनको लेकर भी थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है लोगों के मन में, जैसे कि आइए हमास को निशस्त्र करेगा, यानी कि ऐसे ही निहत्ते उसको मारने पे उतर आएगा, ठीक है, क्या इसे सीधे संघर्ष में उतारना होगा। तो कई सारे डाउट्स हैं जो अन्य देश जो है अमेरिका के कहने पर इस तरह से सैनिक जो है सेवा उनको नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। पाकिस्तान का मामला क्या है, शक्ति बनाम जन भावना। अब पाकिस्तान तो भैया उसको हर चीज में कूदने की आदत है, मतलब क्या बोलूं मैं, क्या इस विषय में क्या ही बोलूं कि पाकिस्तान का जो मामला है ना, उन भाई साहब को लग रहा है कि चंद पैसे उनको मिल गए हैं, पाकिस्तान ने उनको भीख में दे दिए हैं, अब वो पैसा मिल गया तो चलो भाई अब हम कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, ठीक है। तो अब डिलेमा में तो है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया, लंच तो खा लिया है, अब उसको डाइजेस्ट कैसे करेगा, अभी तो उल्टी करनी पड़ेगी, ठीक है, वॉमिट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पर प्रेशर बना हुआ है कि मुस्लिम दुनिया की एकमात्र परमाणु शक्ति जो है पाकिस्तान के पास है। युद्ध अनुभवी सेना, युद्ध अनुभवी कहूं या आतंकवादी अनुभवी कहूं मुझे नहीं पता, युद्ध अनुभवी सेना है, शांति स्थापना में बहुत अनुभव है, शांति स्थापना में अनुभव पाकिस्तान के पास। आई मीन सीरियसली, अगर ऐसा न्यूज़पेपर में दिया है, मैडम व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस हियर कि शांति स्थापना में अनुभव, मुझे पढ़ाते हुए भी हंसी आ रही है। ओके खैर, कम टू द पॉइंट। इसलिए अगर कोई भेज सकता है तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी एक ऐसा हलाल किया हुआ बकरा है जो आसानी से, जिसको क्या सॉरी इतना इजी बकरा है जिसको आसानी से हलाल किया जा सकता है, राइट। तो खैर मजा आ रहा है, इस टॉपिक को पढ़ने में भी मजा आ रहा है, क्योंकि असीम मुनीर का जो उदय है वो ट्रम्प फैक्टर से हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या है। असीम मुनीर जिनको वो फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, फील्ड मार्शल है, वायुसेना, नौसेना, थल सेना के प्रमुख हैं वो वहां पर अपने पाकिस्तान में। 2030 तक इनका कार्यकाल रहेगा और आजीवन कानूनी संरक्षण उन्होंने रहेंगे। और उन्होंने ट्रंप से क्या कहा, ट्रंप के बारे में उन्होंने क्या कहा कि व्यक्तिगत रिश्ता बनाया है, वर्षों की यूएस पाकिस्तान की दूरी को कम किया जा सकता है अगर वो यूएस के हित में निर्णय ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हो, सुरक्षा सहायता हो, वैश्विक वैधता पाई जाए, ठीक है। लेकिन अब समस्या है कि ट्रंप को ना कहना आसान नहीं है भाई, वो एकदम सन के आदमी है, उसको ना नहीं कह सकते। तो अब पाकिस्तान थोड़ा फंस गया है इस चीज में, ठीक है। कूद लो और लंच कर लो, घरेलू नीति सोचना समझना नहीं, वो खाना है बस। सबसे बड़ा खतरा क्या है कि गाजा में सैनिक भेजने का सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका समर्थित योजना दिखाई देगी और इजराइल अप्रत्यक्ष सहयोग हमें दिखाई देगा। भाई पाकिस्तान तो कह रहा है ना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इन दोनों के पक्ष में दिखेंगे वहां पर, और रिजल्ट क्या होगा कि इस्लामी दलों का उग्र विरोध होगा। क्यों? क्योंकि सड़क पर हजारों लोग पाकिस्तान में हो सकता है उतर आए और इजराइल के जो एजेंडे का आरोप है वो भी वहां दिखाई देने लगे। साथ ही इमरान खान और ये जो आसिम मुनीर है ये बहुत ऑपोजिट है भाई, हमको पता है। अभी इमरान खान जो है जेल में है, तो उनके समर्थक जो होंगे पहले से मुनीर के खिलाफ है वो और अगेंस्ट हो जाएंगे। प्रतिबंधित इस्लामी संगठन जो है उनकी विचारधारा अब भी जिंदा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लाभ जो है घरेलू विस्फोट बन सकता है पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान इस तरीके का सपोर्ट करता है अपनी सेना भेजकर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 3 स्तंभ माने गए हैं। प्रोफेसर काई कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 3 स्तंभ, इसको समझ लीजिए आप। इस तरह की चीजों को इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक आता है तो उसमें पुट कर सकते हैं, वो अच्छा दिखता है वहां पर, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर काई हैं, उन्होंने इंटरनेशनल व्यवस्था को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। जैसे पावर, अमेरिका अभी भी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति लेकर घूम रहा है, ठीक है। चीन आर्थिक वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा में, हम सबको पता है। छोटे देश केवल दर्शक और जिनका प्रभाव सीमित हो रहा है। उन्होंने यूक्रेन का जो उदाहरण देते हुए कहा है, किन्होंने, काई ने कहा है कि महाशक्तियों की राजनीति में छोटे देश सबसे पहले बड़ी चढ़ते हैं, ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा 3 स्तंभ कौन से? पहला हमने देखा, ठीक है, पहला हमने देखा पावर, शक्ति। दूसरा है इंस्टीट्यूशन, जैसे यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनके कुछ नियम होते हैं और इनके नियम कौन बनाता है? एज यूजुअली बड़े देश ज्यादातर बनाते हैं, उनका व्यक्तित्व वहां पर रहता है। बड़े देश बनाते हैं, छोटे देश उन्हें सिर्फ अपनाते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे देश
इन संस्थाओं को जो है वैधता देते हैं, ठीक है, इसलिए वे बड़े देशों के लिए रणनीतिक पुरस्कार बन जाते हैं। और सलाह क्या है इनके लिए कि खुले और समावेशी मंचों से जुड़े जहां अमेरिका और चीन दोनों हो, बल्कि इस तरह की चीजों में हस्तक्षेप ना करें। जस्ट एक मिनट, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट एक मिनट। हेलो, जी जी सर, आ जाइए आप जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद मानदंड और मूल्य, यहाँ पर नॉर्म्स की बात की जाए तो जैसे सॉवरेनिटी हो गया, गैर हस्तक्षेप जो हो गया, छोटे देशों के लिए पहली और कई बार अंतिम रक्षा रेखा जो है वो हमें ध्यान देनी चाहिए। प्रोफेसर हेके के अनुसार वो कहते हैं, हमें ये सिर्फ टर्म्स इसलिए याद रखना क्योंकि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न में हम इसको पुट कर सकते हैं। छोटे देश जब गठबंधन बनाकर बोलते हैं तब उनकी आवाज अधिक प्रभावी होती है। अगर वो टुकड़ों में, ठीक है, टुकड़ों में अलग अलग कोई भी देखेंगे कि अलग अलग काम करेंगे तो इतना जो है क्या कहते हैं, रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। जैसे वो एक साथ जुट हो जाएंगे वो आइटम बॉम्ब की तरह काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें इतनी पावर होती है। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पर पाकिस्तान के सामने कुछ रणनीतिक दुविधाएं हैं, जैसे कि कुछ विकल्प हैं, ठीक है, उनके पास कुछ लाभ है, कुछ जोखिम भी हैं। विकल्प क्या है? जैसे आईएसएफ में अगर वो शामिल होते, जो 20 सूत्री शांति योजना के लिए बनाया गया था गाजा में यूएस के द्वारा, तो इसमें लाभ क्या मिलेगा? पाकिस्तान को यूएस का समर्थन मिलेगा, यूएस अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है पाकिस्तान में। जोखिम क्या है भाई? घरेलू अस्थिरता बन जाएगी, इसराइल के सीधे सीधे आप पक्ष में दिखाई देंगे। इधर आसिम मुनीर के अगेंस्ट कौन है? इमरान खान के जो कहते हैं कि समर्थक हैं वो भाई जीना मुश्किल कर देंगे उनका, ठीक है। इनकार अगर करते हैं तो जन समर्थन इनको नहीं मिलता है, अगर ये इनकार करते हैं पाकिस्तान, और ट्रंप नाराज हो जाएंगे, यहाँ पर इसका जोखिम है। उनको सीमित भूमिका रखते हैं तो बैलेंस करके इनको जो है चीजें मिल सकती हैं, चीजें समझ सकती हैं, लेकिन दोनों तरफ अविश्वास की स्थिति में ही रहेंगे, चाहे वो यूएस का साथ दे और चाहे वो अपनी जनता का साथ दे, ठीक है। निष्कर्ष क्या है कि गाजा में आईएसएफ के लिए सैनिक भेजना अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत भी हो सकती है, लेकिन इससे देश के भीतर तीखा विरोध हो सकता है, ठीक है। अपने ही घर में आग लगा के दूसरों के घर आबाद करने का कोई मतलब नहीं है, और पाकिस्तान से हम क्या उम्मीद करें, लिटरली, ठीक है। सरकार और सेना पर भारी राजनीतिक प्रेशर बन सकता है अगर वो इस तरह करता है, और फिलिस्तीन समर्थक जो हैं, जन भावनाओं का टकराव उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ये मामला स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी रणनीतिक लाभ बिना कीमत के नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं? स्पष्ट सी बात है। ये टैगलाइन लिख लीजिए, क्योंकि और जिस प्रोफेसर ने कहा उनका नाम लिख के अगर लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। पूरी तरीके से ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है आपका, यूपीएससी हो चाहे फिर आपका सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसके लिहाज से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे संकल्प से सफलता यूट्यूब चैनल, जिस पे अभी आप पढ़ रहे हैं, उसको ज़रूर टाइप करिए, संकल्प से सफलता, मेरा फोटो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जो है टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ अब आपकी जो है इकोनॉमिक्स की क्लासेस ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर आ गई हैं, और मंडे को लास्ट क्लास होगी इकोनॉमिक्स की, जो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 6 बजे आती है। वहीं ट्यूसडे और सैटरडे मेरे द्वारा आर्ट एंड कल्चर शाम को 6 बजे पढ़ाया जाता है। और आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, आप सभी को अब जो है प्रीलिम्स बूस्टर के लिए अब जो यूपीएससी आने वाला है, प्रीलिम बूस्टर को लाया जाएगा हर वीकेंड पर, उसके लिए भी सूचना आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ और भी 1-2 प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, तो इसके साथ इसीलिए हमारे साथ निरंतर बने रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। संकल्प से सफलता तक के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।